शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज एक ऐतिहासिक दिन है। आपकी अदालत में आज हम ऐसी दो हस्तियों पर मुकदमा चलाने जा रहे हैं जिन्होंने इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। ऐसे दो लोग जिन्होंने नौजवानों के हाथों में तिरंगा दे दिया और उनके दिल में वंदे मातरम का नारा जगा दिया। मैं आमंत्रित कर रहा हूं, प्लीज वेलकम समाज सेवी अन्ना हजारे। और आपकी अदालत में अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज के हमारे इस खास शो के लिए हमारे दूसरे मेहमान, योग गुरु स्वामी रामदेव। आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें इससे पहले आज के जज पुष्पेश जी की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू हो, मैं स्वामी रामदेव और अन्ना हजारे से जनता की तरफ से सवाल पूछूं। एक नजर डालेंगे उस बैकग्राउंड पर, पृष्ठभूमि पर जिसमें आज का एक खास मुकदमा चलाया जा रहा है स्वामी रामदेव और अन्ना हजारे पर। योग गुरु स्वामी रामदेव और समाज सेवी अन्ना हजारे ने एक मंच पर आकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का ऐलान किया है। स्वामी रामदेव ने 2 साल पहले काले धन की वापसी के सवाल पर जन जागरण अभियान शुरू किया था। पिछले साल जब अन्ना हजारे ने लोकपाल की मांग को लेकर जंतर मंतर पर अनशन किया तो उन्हें भारी जन समर्थन मिला। ठीक 1 साल पहले रामलीला मैदान में आधी रात को स्वामी रामदेव के सोते हुए समर्थकों पर लाठी बरसाई गई और जब अगस्त में अन्ना हजारे ने दूसरे अनशन का ऐलान किया तो उन्हें तिहाड़ जेल पहुंचा दिया गया। अन्ना के अनशन को मिले जन समर्थन के बाद संसद में विशेष सत्र बुलाकर सशक्त लोकपाल कानून बनाने का आश्वासन दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस दौरान स्वामी रामदेव ने देश भर में भारत स्वाभिमान यात्रा शुरू की। उनकी सभाओं में भारी भीड़ दिखाई दी। अब स्वामी रामदेव और अन्ना हजारे जनता को जगाने का काम करेंगे। मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम अन्ना हजारे और स्वामी रामदेव पर। आपकी अदालत में स्वामी रामदेव और अन्ना हजारे पर इल्जाम है कि इनका साथ साथ आना दिखावा है। अब अन्ना जी, आप और दोनों साथ साथ बैठे हैं। हमने देखा आपको गले भी मिलते हुए, लेकिन अखबारों में जो हेडलाइंस छपी, रामदेव ने टीम अन्ना को किया नाराज। रामदेव टीम अन्ना के हाथ मिले, दिल नहीं मिले। अनशन में दिखी दरार। टीम अन्ना का स्प्लिट वाइड ओपन, झगड़ा खुले तौर पर सामने आ गया। ये दिल मिले हैं या ये दिखाने के लिए आप दोनों साथ हैं? हमारे दिल मिले हैं इसलिए तो साथ में बैठे हैं। स्वामी जी, लेकिन जिस तरह से आपने अरविंद केजरीवाल को स्नब किया, अखबारों में लिखा है, आप जब वो बोल रहे थे आपने स्लिप भेजी बार बार, ऐसा मत बोलो। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा जो कहने का तात्पर्य था, जब हम बहुत से लोगों के नाम ले लेते हैं, मंच के ऊपर हमने 10-15 लोगों के नाम ले दिए, 20-25 लोगों के नाम ले दिए, तो काला धन, लोकपाल, व्यवस्था परिवर्तन, भू संपदाओं की लूट, ये जो चीजें हैं ये गौण हो जाती है और व्यक्तियों के ऊपर बहस उलझ जाती है, और ये हुआ भी। तो हम चाहते हैं बहस मजबूत लोकपाल पर केंद्रित रहे। बहस काला धन कैसे हिंदुस्तान को मिले, जो करीब 400 लाख करोड़ रुपए लूटा है, जो यहां गोल्ड के रूप में, लैंड के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, वायदा बाजार में, पॉलिटिक्स में,
ये सब लगा हुआ है। विदेशों में जो और जमा है अभी, और देश में जो एफडीआई के माध्यम से आ चुका है, उसके वास्तविक मालिक और मूल स्रोत क्या है, ये बात पता लगती है तो एक काले धन की चाबी है एफडीआई। जिस दिन ये काले धन की चाबी लग जाएगी तो ये पूरा काला खजाना खुल जाएगा और हिंदुस्तान का उसको हक मिल जाएगा। लेकिन मैं स्वामी जी तो दूसरी बात बात मुद्दों से देखिए, भटक मैं जाती आपको है। बताता हूँ, वहां मैंने सुना अन्ना जी ने कहा कि आज मेरी बैटरी चार्ज हो गई, लेकिन केजरीवाल जी की बात सुनी तो लगता है फ्यूज उड़ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी तबीयत थोड़ी सुबह से खराब थी। वो आदरणीय अन्ना हजारे साहब से हमसे पूछ करके गए आपसे थे। पूछ कर गए थे वो वहां से? हम दोनों से पूछ के गए थे। मुझे भी पूछा था और स्वामी जी से पूछा था। आप हम दोनों को नहीं लड़ा सकते। हमने भी बहुत जरूरी होने पर कुछ लोगों का नाम लिया है, और इस सभा में भी मैंने कहा, प्रधानमंत्री जी अपनी वैयक्तिक ईमानदारी के साथ साथ अपनी संवैधानिक और राजनीतिक ईमानदारी और जिम्मेदारी को निभाइए। आप खुद ईमानदारी का चोला ओढ़ करके बैठे हैं, और आपके मंत्रिमंडल में यदि 15 मंत्रियों के ऊपर लाखों करोड़ रुपए के घोटालों के इल्जाम हैं, तो आपकी वैयक्तिक ईमानदारी अब राजनीतिक और संवैधानिक ईमानदारी के रूप में भी दिखनी चाहिए। नहीं तो आप व्यक्तिगत रूप से तो ईमानदार कहलाएंगे, लेकिन राजनीतिक रूप से आप बेईमान कहलाएंगे। पूरा हिंदुस्तान कह रहा है। देखिए, आप और अन्ना जी इसलिए साथ आए कि आप दोनों की साख गिर रही थी, ये सरकार के लोगों ने कहा है। आदरणीय अन्ना हजारे साहब अभी महाराष्ट्र में सभाएं ले रहे थे, और भयंकर गर्मी में 45-50 डिग्री तापमान पर आदरणीय अन्ना हजारे साहब की सभाओं में हजारों लोग आ रहे थे पूरे महाराष्ट्र में। हम ने छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान होकर के फिर हरियाणा में प्रवेश किया। 1-2 लाख लोग रोज आ रहे थे। तो हमारी साख है, इसलिए लोग आ रहे हैं ना। और इनकी हालात तो ये है, इनकी तो साख पूरी राख हो चुकी है, तो इसलिए वो अपनी साख की चिंता करें। अन्ना जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या ये सच नहीं है कि जब मुंबई में आपने सत्याग्रह किया था तो वहां पर कम लोग आए थे और आपको लगता था कि संगठन नहीं है? अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रामदेव जी का इसलिए आ गए क्योंकि इनके पास संगठन है, लोग हैं। नहीं, ये बात बराबर नहीं है, क्योंकि मुंबई में क्या हुआ, हमारे स्टेज के सामने हमारे नियोजन करने वाले थे, वो शामियाना नहीं दिया था, साइड में दिया, और वो फोटो निकाले सेंट्रल के, और लोग तो बैठे साइड में। तो ऐसे वो गफलत किया। अगर ऐसा होता तो उसके बाद जंतर मंतर में हमारा अनशन हुआ, कितने पब्लिक थे, इतना नहीं। अभी 36 जिला में मेरी सभा महाराष्ट्र में, जो जंतर मंतर में पब्लिक था उसी मुताबिक पब्लिक अभी है। 36 जिला में जो सभा चली, हर जगह पर इतना पब्लिक था, ये देखा जनता ने। आज भी नेट पर वो सब सभा है। तो ये बात बराबर नहीं है कि वो मुंबई का आंदोलन ठीक नहीं हुआ वगैरह, ये ठीक नहीं है। चलिए, ये ठीक नहीं है तो ठीक क्या है? आप क्यों दोनों साथ में आए? ठीक ये है कि कल जंतर मंतर में देखा कितना पब्लिक था, हमारे सभा में देखा कितना पब्लिक था, ये ठीक है, वो ठीक है। देश को बचाने के लिए रजत जी साथ में आए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, मजबूत लोकपाल बनाने के लिए, और लाखों करोड़ रुपए देश को मिले, इस देश की गरीबी दूर हो, और इस देश का रुपए का अवमूल्यन रुके, इस देश का ग्रोथ रेट बढ़े, जीडीपी बढ़े, और भारत दोबारा विश्व की आर्थिक और आध्यात्मिक महाशक्ति बने, इसलिए आए। देश बड़ा है या हम बड़े हैं? देखिए, मुझे याद है कि पिछले साल आप देश बड़ा है रजत जी, हम लोग बड़े हैं। देखिए, हमारे और अन्ना जी के लिए देश बड़ा है, इसलिए आए। हमारे लिए भी देश बड़ा है, और यहाँ जितने देशभक्त बैठे हैं सबके लिए देश सबसे बड़ा है। लेकिन मैं ये बात कैसे भूल जाऊं, पिछले साल आपने एक इंटरव्यू दिया और उससे पूछा गया कि रामलीला मैदान में बहुत भीड़ आई, तो आपने कहा कि इतने लोग तो मुझे रोज मिलने आते हैं। नहीं, देखिए, ये देखो रजत जी, जो सत्ताओं के शिखर पर बैठे लोग हैं वो बड़े शातिर हैं, इसलिए संगठित होकर के लड़ाई लड़ेंगे तो मुकाम तक पहुंचेगी। बाकी कुछ बुरे लोग हैं जिनको बाबा और अन्ना का मिलना रास नहीं आ रहा है,
ये अन्ना जी, आपने कहा जंतर मंतर पर बोलते हुए कि कुछ लोग साजिश कर रहे हैं हमको अलग करने की। कौन लोग हैं ये? अभी उसका नाम लेने से फिर झगड़ा बढ़ जाएगा। ये सब दुनिया को पता है कौन है, वो सबको पता है। ये घर के अंदर के लोग हैं कि बाहर के? ये अंदर के भेदी है। कि आप ऐसा क्या करेंगे कि स्वामी रामदेव और अन्ना हजारे मिलकर के लड़ते रहें और कोई इनको अलग न कर पाए? बिल्कुल, अभी तो हम इकट्ठा आ गए और लड़ते रहेंगे और हमें कोई अलग नहीं करेगा, अभी नहीं करेगा। अभी हम दिल से जुड़े हैं और दिल से जुड़कर रहेंगे जब तक भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं होगा, इस देश का काला धन नहीं आएगा, लोकपाल बिल नहीं बनेगा, तब तक हम लड़ते रहेंगे। शरीर में प्राण है तब तक। क्या 23 जुलाई को टीम मन्ना की तरफ से जो आंदोलन होगा उसमें स्वामी रामदेव भी मौजूद रहेंगे? स्वामी रामदेव भी जाएंगे? प्रस्ताव आया है और हमारी बात हुई है उसमें। जरूर, ये तो साझी लड़ाई है, इसलिए हमारे लोग उसमें जरूर आएंगे। और जब 9 अगस्त को आप आंदोलन शुरू करेंगे तो अन्ना हजारे आपके साथ खड़े रहेंगे? बिल्कुल, हम तो जाएंगे। 9 अगस्त तो क्रांति है। 9 अगस्त को तो क्रांति हुई थी इस देश में। वो क्रांति हुई लेकिन सही आज़ादी नहीं मिली। अब ये दूसरी क्रांति करनी है इस देश के लिए। कांग्रेस की प्रवक्ता हैं रेणुका चौधरी, उनका बयान मैंने देखा। उन्होंने आपसे कहा है कि अन्ना जी बहुत गर्मी है, जरा ठंडे रहें। उनको क्या गर्मी नजर आ गई पता नहीं। अरे अगर आपके दिल में इस देश के बारे में, समाज के बारे में कोई सोच है तो 1.5 साल क्यों लगाया लोकपाल लाने में? क्यों काला धन लाने में जगमग है? इसका ये स्पष्ट मतलब है काला धन छुपाने वाले कौन लोग हैं? इनमें तो लोग हैं, इसलिए तो ये काला धन लाना नहीं चाहते। और लोकपाल आ गया तो इनके आधे मंत्री जेल में हो गए, इसके कारण ये नहीं ला रहे। आधे मंत्री जेल में हो गए, इसके कारण इनको नहीं चाहिए वो। और फिर हमें बदनाम करने का कोशिश करना, ये बाबा ऐसे वो ऐसे। अरे हमारे बारे में तो पूरा देश दुनिया जानती है। आपके बारे में तो बार बार ये कहा जा रहा है कि स्वामी रामदेव ये बिल्कुल एक राजनेता की तरह व्यवहार कर रहे हैं। जमीन पर सोते हैं, सुबह शाम योगासन करते हैं और योगासन करते करते इनके सिंहासन हिलने लगते हैं। तो अपने पाप कर्मों को ठीक करें, हम पर दोष क्यों लगाते हैं? आपकी अदालत में स्वामी रामदेव और अन्ना हजारे पर इल्जाम है कि इनका एजेंडा राजनीतिक है। स्वामी जी, कांग्रेस के लोग बार बार ये कह रहे हैं कि जो कुछ अन्ना हजारे और स्वामी रामदेव कर रहे हैं, इसके पीछे इनका पॉलिटिकल एजेंडा है। ये असल में बीजेपी को मदद करना चाहते हैं। हमारा एजेंडा है जो देश को बेच बेच करके देश के बाहर, देश के भीतर लाखों करोड़ रुपए जमा है, एफडीआई के माध्यम से लाखों करोड़ रुपए आ गया, उसको देश को दिलाना और इस भारत को दोबारा से विश्व गुरु बनाना, वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर भारत को बनाना, यह हमारा एजेंडा है। हमारा यह आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी, किसी व्यक्ति या किसी खानदान के खिलाफ। हमने जो तस्वीरें देखी उसमें देखा कि जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं नितिन गडकरी, आप उनको मिलने गए, वो आपके पैर छू रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं, मेरी टांग पकड़ के खींचे? ये तो आपने ऐसे ऐसे प्रश्न कर रजत जी, आप तो इतना अच्छे हो और आप रजत शर्मा हो। अपने बड़ों ने क्या सिखाया? बड़े मिले, साधु सन्यासी गुरु मिले तो उनको प्रणाम करें। तो ये तो हमारी तहजीब की बात हुई। दूसरी बात, हम सभी राजनीतिक पार्टियों के नेतृत्व से मिल रहे हैं। अभी हम एवी वर्धन जी से भी मिलेंगे, प्रकाश कारत से भी मिलेंगे,
हम शरद पवार जी से भी मिलेंगे, शरद यादव जी से भी मिलेंगे, हम मुलायम सिंह जी से भी मिलेंगे और लालू जी से भी मैंने बात की। बोले हाँ बाबा जी हम आपके साथ हैं। वो सब ठीक है। आपने वो 3 तारीख को जंतर, सुनो, मेरी बात सुन लीजिए। हम 3 तारीख को जंतर मंतर, आदरणीय पूज्य माता जी सोनिया गांधी जी से भी मिलेंगे और हमने उनको पत्र भी लिखा है। जिन्हें आप पूज्य माता सोनिया जी कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अन्ना और रामदेव कांग्रेस के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जिनको हम मां समझते हैं वो तो ऐसा आरोप नहीं लगा सकते। अन्ना जी आपके बारे में भी कहा उन्होंने कि कांग्रेस के सबसे बड़े दुश्मन हैं आप। ऐसा उनको लगता तो 1.5 साल क्यों लगाए लोकपाल लाने में, क्यों इतना देर लगाए काला धन वापस लाने में, और अभी दुश्मन बोलते हैं। अरे 1.5 साल में इतना पलटी खाया, जगह जगह पर पलटी खाया, जनता से धोखाधड़ी किया। इतना नहीं, मुझे जेल में भी डाल दिया और फिर मुझे बोलते कि धोखाधड़ी, ये दुश्मन है। आपने मुझे जेल में डाल दिया कलमाड़ी और कनीमोजी के साथ। हाँ, इनकी नीयत साफ नहीं है, नीयत साफ नहीं है। लेकिन अन्ना जी ये तो सच है ना कि आपकी जो मुहिम है अब वो कांग्रेस के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी लोगों से कहा कांग्रेस के खिलाफ वोट दो। ये कांग्रेस के विरोध में नहीं है, ये प्रवृत्ति के विरोध में है। क्या होता है, ये रेडीमेड कपड़े का दुकान होता ना, तो कपड़े सिलाई कर रखकर रहते दुकान में, सिलाई करके कपड़े रखते हैं। क्या किसी का मेजरमेंट लिया होता? किसी का मेजरमेंट नहीं, लेकिन किसी ना किसी का बदन में आ जाता है और उनको लगता है हमारे लिए सिलाई लाए। ऐसे एक बात होता है ये। अरे आपको लगता है आपके लिए सिलाई होता तो ज़रा सीधा चलो ना, ऐसे टेढ़े क्यों चलते हैं, ज़रा सीधा चलो। जब तक लेकिन स्वामी जी ये भी तो सच है कि बीजेपी के जो भ्रष्ट लोग हैं उनके खिलाफ इतने मुखर स्वर में नहीं बोलते। उनकी एक पार्टी के अध्यक्ष हैं वो जेल में हैं और एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो बेल पर हैं। देखिए, दामन पर दाग तो किसी के कम किसी के ज्यादा सब पर लगे। मैं ठीक बोल रहा हूं ना? ये सभी, पूरा हिंदुस्तान ऐसा ही बोलता है। अपने दामन को बेदाग तो सबको करना पड़ेगा। कोई सुधरने के लिए तैयार है कि भाई हम मजबूत लोकपाल बनाएंगे, यदि हमें जेल जाना होगा तो हम जाएंगे। हम काला धन वापस लाने का इफेक्टिव प्रोसीजर अपनाएंगे। सरकार जो हम कह रहे हैं वो कर देना, उसके बाद हमको तो कोई आपत्ति नहीं है। यदि उनका काला धन नहीं है तो घबराते क्यों हैं? यदि वो भ्रष्टाचार नहीं करते हैं तो मजबूत लोकपाल से घबराते क्यों हैं? यदि उन्होंने भू संपदाओं को नहीं लूटा तो भू संपदाओं को बचाने के लिए वो मजबूत कदम क्यों नहीं उठाते? प्रश्न वही आता है, नियत का है। प्रश्न ये आता है स्वामी जी कि भ्रष्ट बाकी पार्टियों में भी लोग हैं, लेकिन आपको सिर्फ कांग्रेस के लोग दिखाई देते हैं। हम किसी का नाम लेते ही नहीं है कभी। जो बदनाम है वो परेशान होते हैं। देखिए, मुझे ध्यान है उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप जब गए थे तो आपने प्रियंका वाड्रा अपने बच्चों के साथ कैंपेन पर गई थी, उस पर भी कटाक्ष आपने किया था। नहीं, वो अपने बच्चे बिठा के वोट मांग रहे थे। अब अन्ना जी कर हमारे बच्चे तो है नहीं, संसार किया नहीं, तो हमने गरीबों के बच्चे अपने साथ में बैठाए और हमने कहा हम इन हिंदुस्तान के गरीब बच्चों को अच्छा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी मिले, पढ़ने के बाद इनको अच्छा काम मिले। हम एक ऐसा हिंदुस्तान देखना चाहते हैं जहां पर हिंदुस्तान के बच्चों के साथ शिक्षा के नाम पर पक्षपात ना हो, सबको समान शिक्षा का अधिकार मिले। उसके लिए एक अच्छा शासन चाहिए, क्योंकि ये जितने भी बड़े लोग हैं, एक का भी नाम बता दो जिसके बच्चे हिंदुस्तान में पढ़े हों। प्रथम प्रधानमंत्री जी से लेकर के वर्तमान वाले का तो पता नहीं हमको, नहीं तो शायद वो भी खुद भी विदेश में पढ़े जी। अच्छा, आप ज्यादा, लेकिन स्कॉलरशिप पर अच्छी बात है, मेहनत से पढ़े हैं। तो जो बड़े नेता हैं, खैर ये तो जो है व्यक्तिगत जिंदगी में निहायत शरीफ आदमी हैं, इसलिए इनके बारे में तो जो टिप्पणी आती है वो राजनीतिक और संवैधानिक जिम्मेदारियों की आती है। बड़े नेताओं की फिक्र नहीं है, तो हमने आम आदमी को रिप्रेजेंट किया। यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो एक अच्छा आदमी, जिसके बारे में अन्ना जी कहते हैं अच्छे आदमी, आप कहते हैं अच्छा आदमी, वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, क्या परेशानी है? उनको चलाने दो सरकार। प्रधानमंत्री अच्छे है लेकिन रिमोट कंट्रोल है ना, क्या करेगा प्रधानमंत्री? चुप बैठो ना तो कान काटेगा।
ऐसी स्थिति है। अन्ना जी, अब कांग्रेस के लोग कहते हैं कि आप दोनों जो आने वाली सरकार है उसका रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं। आप चाहते हैं कि ये हम लोग तो जाएं। चाहते हैं देश के सत्ताओं पर, सिंहासनों पर बैठे लोगों की चाबी इस देश की जनता के हाथ में होनी चाहिए। हम अपने हाथ में सत्ता नहीं लेना चाहते। अगर देश की जनता आपके साथ में है तो फिर आप पॉलिटिकल पार्टी बनाइए, आप क्यों नहीं चुनाव लड़ते? तो जो भी देश में न्याय की बात करेगा, हक की बात करेगा, सबको चुनाव लड़ना पड़ेगा। फिर तो 121 करोड़ लोगों को चुनाव लड़ना पड़ेगा, फिर तो आपको भी चुनाव लड़ना पड़ेगा। बोलो अन्ना जी। बराबर। नहीं, लेकिन अच्छे लोग चुनाव लड़ेंगे, पार्लियामेंट में आएंगे तो व्यवस्था अपने आप बदल जाएगी। आज तक चुनाव लड़कर गए कितने दिए जले हैं। हम जो पार्लियामेंट जिसको कहते हैं ना, दिल्ली की पार्लियामेंट, उससे बड़ी है जन पार्लियामेंट। इन्होंने भेजा है उनको। अगर वो पार्लियामेंट ठीक नहीं काम करेगी तो पार्लियामेंट मेंबर को बदल देंगे, ये सब बदल देंगे। पार्लियामेंट, संसद बहुत ऊंचा स्थान है संसद का। संसद सबसे बड़ी है, इसको किसी का संदेह नहीं है। इस देश की सबसे ऊंची संसद है, लेकिन संसद में जो गए हैं लोग, सांसद 163 लोग दागे आज। क्या होगा इस संसद का? इसलिए वो संसद से ये संसद बड़ी है, इसको जगाना है। और दिखाई देगा अभी 2014 में दिखाई देगा। अभी बाबा भी, हम भी पूरे देश में घूमेंगे। 2014 का इलेक्शन लग गया तो फिर से हम होंगे रामलीला मैदान और जनता होगी रास्ते पर तिरंगा लेकर, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और जनता ही उनको कहेगी लोकपाल लाओ, काला धन लाओ, नहीं तो जाओ। दोनों में एक होगा। तो संसद मंदिर है, उसके पुजारी गड़बड़ हो गए हैं थोड़ा। इसका मतलब यह है कि 2014 के आने वाले चुनाव की आप तैयारी कर रहे हैं और आप कांग्रेस को हराने की कोशिश कर रहे हैं दोनों मिलके? बिल्कुल नहीं। अगर ये कल उन्होंने लाया, काला धन लेने का, वापस लाने के लिए उन्होंने घोषणा की, हाँ, और वो काला धन लाया और लोकपाल बिल लाया, तो हमें क्या खुशी है आंदोलन करने के लिए। उनके लिए वोट मांग लेंगे हम तो उनके लिए वोट मांगे करके तो बता। आप कह रहे हैं कि अगर इन मांगों को मान लें, हाँ, तो आप फिर सोनिया जी के लिए, मनमोहन सिंह के लिए वोट मांगेंगे? हाँ, हम कहेंगे कि ये सरकार देखो इतना अच्छा काम किया है, सारा देश का लूटा हुआ धन दिला दिया, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मजबूत कानून ला दिया, तो इससे अच्छा और क्या चाहिए। तो ये दोनों काम कर दे, हम दोनों यहाँ बैठे प्रॉमिस करते हैं इनको जितवाएंगे देश में। क्यों अन्ना जी, बात ठीक है ना? बिल्कुल, दोनों की सहमति है। लेकिन इस समय का सच तो यह है कि आपने अपना आंदोलन अब तेज किया है ये सोच करके कि 2014 में चुनाव आने वाले हैं। रजत जी, 2014 में तो अभी 2 साल हैं। यदि ये इसी तरह से चलते रहे, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला, फिर जो है वो आदर्श सोसाइटी घोटाला, सेना में भी ट्रक घोटाला, ताबूत घोटाला, बोफोर्स घोटाला, यूरिया घोटाला, ये घोटाला, ये ऐसे ही चलते रहे। और अब तो 200 लाख करोड़ रुपए का करीब 50 बिलियन टन कोयला बेच दिया कौड़ियों के भाव। तो ये ऐसे ही चलते रहे तो 2014 तो दूर है, शायद 2013 तक ही इनकी 13वीं हो लेगी। ठीक है ना नहीं? अब देखिए, एक तरफ आप सरकार के घोटाले गिनवा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 2013 तक 13वीं हो जाएगी, फिर आप कह रहे हैं आप कांग्रेस के खिलाफ नहीं है। नहीं, अब ये सरकार को सोचना है। अब वो वेंटिलेटर पर है, क्यों ना जी? ठीक कह रहा हूं ना? अब दोनों को आपने बैठा है तो सलाह करके बोलना पड़ेगा ना। वो वेंटिलेटर पर है, उसका लीवर किडनी गड़बड़ हो गया है, उसको हार्ट अटैक हो गया, और ब्रेन हेमरेज हो गया। अब यदि इन्होंने अपना इलाज ठीक नहीं किया, अर्थात अपने कैबिनेट को नहीं संभाला और मजबूत लोकपाल नहीं बनाया, यदि काला धन को वापस लाने का जो इफेक्टिव प्रोसीजर है वो नहीं अपनाया,
तो बस अब तो इनकी अर्थी सजी हुई है, शमशान में जाना बाकी है। जो आदमी साधु हो, जो सन्यासी हो, उसके मुंह से ऐसे शब्द सुनना जरा अच्छा नहीं लगता। वैसे उनके आचरण का दोष है, इसमें व्याकरण का दोष नहीं है। अन्ना जी, आपने ये तो बता दिया कि अगर काला धन वापस लेने की मांग मान लें, सशक्त लोकपाल बना दें, तो आप कांग्रेस को समर्थन कर देंगे। अगर वो नहीं करें तो आप क्या करेंगे? नहीं करें तो आंदोलन करेंगे, जनता को खड़े करेंगे लड़ने के लिए, बड़ा आंदोलन करेंगे फिर से एक बार, जैसे 16 अगस्त को किया था और पूरी देश की जनता खड़ी हो गई। तो फिर से एक आंदोलन करेंगे और आंदोलन करके फिर जनता ही उनको कहेंगी काला धन लाओ न तो जाओ, लोकपाल लाओ न तो जाओ, कहेंगी जनता। तो जनता कहेगी पूरी देश की, वो काम करना है। ये हमारे कोई दुश्मन नहीं, इनको क्या है, सत्ता और पैसा इसमें मशगूल हो गए। ये हिंदू आदमी कोई मरता है ना तो 4 लोग कंधे पर ले जाते हैं, मुस्लिम भाई कोई मरता है तो डोली में बंद करके ले जाते हैं, क्रिश्चियन भाई कोई मरता है तो पेटी में बंद करके ले जाते हैं। ऐसे बहुत से राजनेता है, उनको ऐसे लगता है कि स्मशान में जाते समय भी चेयर में बैठकर ही जाना चाहिए, इतने चेयर की चिपक गई। इसके कारण यह देश की हालत होगी। और वो चेयर भी गद्दाफी की तरह सोने की बनी हुई होनी चाहिए। तो हमारा जो मकसद है, ये काले धन लाना, भ्रष्टाचार मिटाना और ये अंग्रेजों के वक्त की चली आई इस भ्रष्ट व्यवस्था को ठीक करना, व्यवस्था परिवर्तन। ये इस बहुत बात बड़ा की क्या गारंटी है कि अगर ये चले गए और दूसरे आए, वो भ्रष्ट नहीं होंगे? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। जो आपके पांव छू रहे थे, कहीं वही सत्ता में आ गए और बेईमान निकले तो? अब हिंदुस्तान की सत्ता पर वही आएगा जो ये 3 काम करेगा, और यदि आने के बाद उसने गड़बड़ की, फिर जो इसके साथ कर रहे हैं वो आने वाले के साथ भी करेंगे। लेकिन दूध से जब मुंह जलता है ना, दूध से मुंह जलता है तो छाछ फूंक मारकर पीते हैं लोग। तो ऐसे हो गए दूसरे आने वालों को। आपकी अदालत में स्वामी रामदेव और अन्ना हजारे पर इल्जाम है कि ये लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं। मुजरिम बैठे हैं सिंहासनों पर और बाबा को और अन्ना को बैठा दिया यहां पर कटघरे में। ये कैसी आपकी अदालत? ये इसलिए क्योंकि आपने कहा कि संसद के भीतर हत्यारे, लुटेरे और जाहिल बैठे हैं। हमने कहा कि जो संसद में अच्छे लोग हैं उनका हम दिल से सम्मान करते हैं, लेकिन जिन्होंने देश के साथ धोखा और गद्दारी की, उनमें से एक भी व्यक्ति संसद में नहीं पूछना चाहिए इसमें मैंने कुछ भी गलत किया हुआ हो तो बता। देखिए, वो लोग इतने ही हत्यारे हैं, इतने ही जाहिल हैं, इतने ही लुटेरे हैं, तो आप उनके पास सिग्नेचर करने के लिए क्यों भेज रहे हैं? तो टेस्टिंग हो जाएगी ना, उसमें यदि उनकी राय गड़बड़ आती है, इसका मतलब चोर की दाढ़ी में एक गड़बड़ है, तो उससे पता लग जाएगा। इसलिए वास्तविकता देश के लोगों के सामने आए, हकीकत लोग पहचाने, इसलिए उनको जाकर के उनसे सिग्नेचर करवाएंगे, और यदि जिन्होंने समर्थन दिया उनके भी बारे में बताएंगे और जिन्होंने विरोध किया उनके भी बारे में बताएंगे। हकीकत लोगों के सामने आनी चाहिए। लेकिन सच तो ये ना अन्ना जी, जो पार्लियामेंट है जिसके बारे में आप अभी कह रहे थे कि संसद सुप्रीम है, सबसे बड़ी है, जनता की चुनी हुई है, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके बारे में स्वामी जी ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि वहाँ बलात्कारी हैं, अपराधी हैं। इसको लेकर के जो संसद के सदस्य हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं और सारे लोग इस बात में इकट्ठे हैं। सभी सांसद के लिए नहीं कहा, अरविंद को भी मैं पूछा, वो सभी सांसद के बारे में नहीं कहा। जो दागी लोग हैं, जिन पर आरोप है, इनके बारे में उसमें उन्होंने कहा है। सबको दोषी नहीं ठहराया। अभी जैसे बाबा कहे कि कई लोग ऐसे भी है कि उनका सम्मान करना चाहिए, ऐसे भी सांसद है। संसद हमारी एक पवित्र मंदिर है, लोकशाही का। संसद पवित्र मंदिर है, लेकिन पवित्र मंदिर में कुछ अपवित्र लोग जाने के कारण ये लोकशाही को जब खतरा निर्माण होता है, इसके कारण उन्होंने जो कहा कि ऐसे कुछ लोग हैं, सब नहीं है।
चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं इसमें जेपी जी की एक बात कोट करता हूं मैं। आदरणीय जयप्रकाश जी ने कहा कि ये लोग अपने आप को जनता का प्रतिनिधि कहते हैं। वो कहते हैं जनता के प्रतिनिधि तब तक हो जब तक जनता की भलाई के लिए, देश की तरक्की खुशहाली के लिए काम करते हो, देश की प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ाते हो। जब तुम लूटने लग जाते हो तो जनता के प्रतिनिधि नहीं, तुम लुटेरे हो जाते हो, देश के दुश्मन हो जाते हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जेपी साहब भी कह करके गए। इसलिए वो जनता के प्रतिनिधि तब तक हैं जब तक देश की तरक्की खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं, देश की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं। जब वो लूटने लग जाते हैं तो लुटेरे हो जाते हैं, जब वो देश का तहस नहस करने में लग जाते हैं तो देश को दुश्मन हो जाते हैं। जब आप उनको लुटेरे और जाहिल कहते हैं नहीं, तो चरित्र से नाम दिए जाते हैं। तो लालू जी ने कहा कि बाबा पगला गए हैं, और उनकी पत्नी ने क्या कहा वो भी तो बता दो। उनकी पत्नी बोलते हैं बाबा जी ठीक कहते हैं। अन्ना जी, पार्लियामेंट में कुछ लोग हो सकते हैं जिनके बारे में हम इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के लिए जो उस पार्लियामेंट के सबसे बड़े लीडर हैं, शिखंडी का शब्द इस्तेमाल करना जायज है? प्रशांत भूषण ने उनको शिखंडी कहा। नहीं, उनका कहने का क्या मतलब था मुझे पता नहीं। मैं उनको पूछने के बाद मुझे पता चलेगा कि ऐसा शिखंडी ये नाम लेने का क्या मकसद था। और जिस तरह के आरोप आपने भी उन पर लगाए हैं कोल ब्लॉक को लेकर, बाबा रामदेव को क्या पता कि कोल ब्लॉक कैसे बांटे जाते हैं? इनको पूरा देश बेचने का पता है, हमको बचाने का भी नहीं पता है। हमारे सामने तो जो तथ्य आए, और तथ्य हमारे नहीं, ये तथ्य तो कैग के, और कैग की हिम्मत नहीं कि कोई गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करे। देखिए, अंबिका सोनी का स्टेटमेंट मेरे पास में है। उन्होंने कहा कि ये कैग की प्राइमरी ड्राफ्ट रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट बदल भी सकती है। अच्छा, हमारे खिलाफ सारी एजेंसी लगा ली, कोई आरोप साबित नहीं कर पाए। अन्ना हजारे साहब का सावंत कमीशन बैठा के जांच करवा लिया, हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और हमको अपराधी कहते हैं, हमको लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हैं, देश में अराजकता, अशांति और जो है देश के अंदर जो है लोकतांत्रिक संस्थाओं को बर्बाद करने वाला हमको बताते हैं। और खुद क्या कर रहे हैं ये सोचे। देखिए, कैग जो है एक संवैधानिक संस्था है, उसकी जो रिपोर्ट, जो प्राथमिक रिपोर्ट भी आई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरी सरकार का लेखा जोखा रखने वाली संस्था है। देखिए, उस संस्था के जो ये कोई बाबा रामदेव और अन्ना हजारे की एजेंसी नहीं, ये लोकतांत्रिक एजेंसी। उस एजेंसी के जो अध्यक्ष हैं विनोद राय, उन्होंने भी कहा कि ये बहुत शुरू की रिपोर्ट है और ये बदल भी सकती है। अब देखो साहब, ये तो क्या क्या बदलवा सकते हैं तो। लेकिन उस अधपकी रिपोर्ट के आधार पर प्रधानमंत्री पर इतना बड़ा आरोप लगा देना, प्रधानमंत्री को जांच के दायरे में घसीटने की कोशिश करना, ये लोकतंत्र में तो जायज नहीं है। नहीं, हमने कहा प्रधानमंत्री की वैयक्तिक ईमानदारी के ऊपर किसी ने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। उनसे इतना ही तो कहा कि अपनी संवैधानिक और लोकतांत्रिक जिम्मेदारी और ईमानदारी दिखाएं। इसमें मुझे नहीं लगता कि देखिए, ये रिपोर्ट सीवीसी के पास गई, सीवीसी ने सीबीआई को भेज दिया, सीबीआई ने उसके ऊपर जांच करनी शुरू कर दी, और वो भी आपको एक्सेप्टेबल नहीं है। अरे सीबीआई कौन है? ये पंत प्रधान के अंडर में तो काम कर रही है सीबीआई, और पंत प्रधान की वो जांच करेगी? जो पंत प्रधान के अंडर में काम करते हैं उनकी जांच कैसे कर सकते हैं? अगर आपको लगता है इसमें खतरा नहीं है, हम लोग क्लियर है, हमारे में कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं हुई, तो बाहर के लोग क्यों नहीं नियुक्त करते? जज, रिटायर जज, एक कमेटी नियुक्त करो, अच्छे लोग नियुक्त करो और जांच करो। क्यों नहीं करते? क्यों डर लगता है? वो करते नहीं है। सीबीआई से ही कराना है तो पहले सीबीआई को प्रधानमंत्री के चंगुल से मुक्त कर दीजिए, फिर तो भला ही भला हो जाएगा हिंदुस्तान का, उससे जांच करवा लीजिए। देखिए, उनका ये कहना है कि आप लोग किसी भी संस्था को, किसी भी लोकतांत्रिक संस्था को मानने को तैयार नहीं है, न संसद को मानने को तैयार हैं, न कैग को मानने को तैयार हैं, आप सिर्फ अपनी चलाना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, हम लोग अपने क्या चलेंगे? अरे 8 बाय 10 फीट के कमरे में सोने का बिस्तर और खाने का प्लेट, कुछ रखा नहीं तो क्या मिलाना है जीवन में?
साहब ये जीवन में हम लोग तय किया कि जब तक जीना है समाज और देश के भले के लिए, और जिस दिन मरना है समाज और देश के भले के लिए। अगर कोई देश के लिए बाधा आने वाला करता है तो हमें सहन नहीं होगा। देश को बाधक ऐसे कोई काम करते हैं तो हमें सहन नहीं होगा। अगर उनको लगता है तो 3 साल उसकी जांच क्यों नहीं किया? सीएजी का रिपोर्ट आया था, भले कौन सा रिपोर्ट है, उनको लगता है कि वो सही नहीं ठीक गलत है, 3 साल क्यों रोक कर रखा उसमें? उसकी जांच क्यों नहीं की? तो इसमें गड़बड़ी है इसलिए तो नहीं की, संसद के सामने लाया नहीं 3 साल तक। लेकिन वो तो कहते हैं कि आप देशद्रोही हैं। हम देशद्रोही दिखाई देते? हमने कौन सा ऐसा बुरा काम किया? रजत जी, आप तो करीब 1 दशक से ज्यादा से मुझे जानते हैं। हमने सुबह लोगों को 4 बजे उठाया, 11 लाख किलोमीटर की यात्रा की, करीब 11,000 से ज्यादा सभाएं और शिविर किए, 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को शिविरों में योग सिखाया, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को टीवी आदि के माध्यम से योग सिखाया। आज दुनिया के 200 से ज्यादा देशों तक योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और भारतीय संस्कृति का ऐसा झंडा गाड़ा है जिसको कोई उखाड़ नहीं सकता। अब ये काम करना यदि देशद्रोह है तो हम इसको रोज करेंगे। स्वामी जी, जब तक आप योग सिखा रहे थे, लोगों को निरोग बना रहे थे, किसी को आपत्ति नहीं थी। आपत्ति किससे है? ये जो आपने सरकार के खिलाफ और जो झंडा उठाया विद्रोह करने का, इससे आपत्ति है। हमने कोई सरकार के खिलाफ क्यों अन्ना जी, हमने कोई झंडा उठा रखा है सरकार? ये शरीर निरोगी है ना, शरीर बाबा रामदेव अब ये लोगों को शरीर से तंदुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ मन से भी तंदुरुस्त होना चाहिए, इसलिए ये प्रयास चल रहा है। और धन से भी देश तंदुरुस्त होना चाहिए। तो हमने जो झंडा बोला, देखिए आपको बताऊं, उनका आरोप यह है कि ये जो पिछले 1 साल में आपने आंदोलन खड़ा करके जो वातावरण बना दिया, इसकी वजह से देश में इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गया, और आज जो देश की बुरी हालत है इसके लिए आप दोनों जिम्मेदार हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये तो देखो, जैसे मैंने योग शास्त्र सीखा है ना, ऐसे पिछले 5 वर्षों में मैंने अर्थशास्त्र सीखा है, और दुनिया का कोई भी अर्थशास्त्री आकर के मुझसे बहस कर सकता है। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, ये काला धन वापस लाने वाली जो प्रक्रिया हम बता रहे हैं उसको अपनाएंगे तो भारत की जीडीपी का आकार आज से करीब 7 से 10 गुना बड़ा होगा। 7 से 10 गुना हमारी समृद्धि पर जो है व्यक्ति जो इनकम है वो ज्यादा होगी। ये काला धन वापस आने के बाद तो महंगाई तो रहेगी ही नहीं, क्योंकि 50 साल तक टैक्स नहीं लेना पड़ेगा। गैस, डीजल, पेट्रोल करीब आधे दाम पर मिल जाएंगे। सारे देश में आग लगी पड़ी है कि इतना बड़ा मुद्दा है। ये लाखों करोड़ रुपए जब एग्रीकल्चर में लगेगा, उनके किसानों के खेत को पानी और बिजली देने के लिए, बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, जवानों की इंडस्ट्री बनाने के लिए, रिसर्च डेवलपमेंट में लगेगा, वाटर मैनेजमेंट में लगेगा, वेस्ट मैनेजमेंट में लगेगा। ये इतना पैसा होगा, भारत की जीडीपी बड़ी होगी, ग्रोथ रेट ज्यादा होगी, डेफिसिट नहीं होगा, सरप्लस में होंगे, हमारा रुपए का अवमूल्यन नहीं होगा। देखो 17वीं शताब्दी से लेकर के 1947 तक रुपए डॉलर पाउंड का 1, 3, 5 का अंतर हुआ करता था। आज 1 और अंतर हो गया 56 का, और 1 और 80 का पाउंड का। ये जो अंतर है खत्म होगा। हम जो कह रहे हैं उसके करने पर तो ये भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा, और हमको भारतीय होने का गर्व होगा। स्वामी जी, इल्जाम तो यही है कि आप लोगों को ऐसे सपने दिखा करके उनको भड़का रहे हैं। ऐसे बताओ, इसमें कौन सी गलत बात बता दी? अब मैं सपना नहीं दिखा रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। इस देश में रजत जी करीब 20,000 लाख करोड़ रुपए की भू संपदा है। 33 लाख वर्ग किलोमीटर में हमारा ये भारत फैला है। दरअसल अब जो उत्तर भारत में पैदा हो गया, जहां जैसे हम लोग पैदा हुए, अब हमने पहाड़ देखे, ये पत्थर वाले, भाटे वाले, तुमने भी वही देखा ना, अरावली की पहाड़ी। अब इनको क्या पता कि इन पहाड़ों के अंदर हीरे भी भरे पड़े हैं, कोयला भरा पड़ा है। आम हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान की असली ताकत का, असली शक्ति और संपत्ति का पता नहीं है। जैसे हर एक मानव में महामानव होने की शक्ति है, हर एक इंसान में भगवान होने की शक्ति है, ऐसे ही हिंदुस्तान में
विश्व की महाशक्ति होने का सामर्थ्य हम उसको प्रामाणिकता के साथ बताते हैं। 285.86 बिलियन टन कोयला है हिंदुस्तान में, जिसकी कीमत होती है करीब 1144 लाख करोड़ रुपए, खाली कोयले की बता रहा हूं। ऐसे ही लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम और देवभोग आदि में हीरा, ये सब मिलाकर के 89 प्रकार के मिनरल्स हैं। इनकी कीमत होती है करीब 20,000 लाख करोड़। ये एक एक व्यक्ति को जितने संपत्ति मिलेगी तो एक एक व्यक्ति को मिलेंगे करीब 2 करोड़, एक परिवार को मिलेंगे करीब 10 करोड़। तो हिंदुस्तानी तो जन्म से ही करोड़पति है, उनको दरिद्र बनाया है इन बेईमान लोगों ने। जो लोग चुने हुए सरकार है, ये सब काम उनका है, आप कहां बीच में आ रहे हैं? किसकी संपदा है, किसको मिलेगी, कैसे रजत जी, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। यह देश केवल राजनीतिक पार्टियों का नहीं है, यह देश केवल केंद्र सरकार का नहीं है, यह देश केवल कुछ खानदानों का नहीं है, यह देश हम 121 करोड़ भारतीयों का, और हम सब मिलकर के इसको बचाएंगे। ये जो 121 करोड़ की आप लोग बात करते हैं, तो क्या उसमें हम और अन्ना नहीं आते क्या? नहीं हम कोई 121 करोड़ में मानते नहीं, फालतू मान रखा है दोनों। उन्हीं 121 करोड़ लोगों ने तो इनको चुन करके पार्लियामेंट में भेजा है, उनको ताकत दी है। हमको भी भगवान ने धरती के ऊपर चुन के भेजा है कि जाओ बेटा, काला धन लाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ। क्या देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनमें आपका विश्वास है? हमारा 100% लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास है, और हम आंदोलन भी शांतिपूर्वक करना चाहते हैं। अराजकता, अशांति फैलाना, हिंसा फैलाना हमारा मकसद न पहले था न आज है। लोकतंत्र का मतलब लोगों ने लोगों के लिए लोक सहभाग से चलाया हुआ तंत्र। आज कहाँ है वो लोकतंत्र? लोगों ने लोगों के लिए लोक सहभाग से चलाया हुआ कहाँ है? आज तो सिर्फ राजनीति और अधिकारी उनका तंत्र है, लोगों का तंत्र कहाँ है? इसलिए हम लड़ रहे हैं कि लोकतंत्र आना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन करो, मंत्रालय में जो सत्ता है उसका विकेंद्रीकरण करो और लोगों के हाथ में सत्ता पावर दे दो, तब लोकतंत्र आएगा। पूरी व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, ग्राम सभा को भी ताकत देनी पड़ेगी, गांव के लोगों को भी उनका हक देना पड़ेगा। तो ये जो पूरी व्यवस्था है ना, हम चाहते हैं कि लोकतंत्र को कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके लूट तंत्र, भ्रष्ट तंत्र, नोट तंत्र बना दिया। वो ठीक होना चाहिए। राजा जी, आप भी तो ऐसा ही चाहते हो ना? मुझे लगता है सब लोग यही चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र हो। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, हम उसमें पूरा हमारी जो संस्थाएं हैं, उनका सम्मान पूरा होना चाहिए। आपकी अदालत में स्वामी रामदेव और अन्ना हजारे पर आरोप है कि इनके आंदोलन का सरकार पर कोई असर नहीं होता। अब आपने साल भर से दोनों ने आंदोलन किया। स्वामी जी, आप देश भर में घूमे, अन्ना आपने 5 बार अनशन किया। आपने कहा कि जो भ्रष्ट है उनको जेल में भेजा जाएगा, लेकिन आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूं। जो लोग 2G घोटाले में जेल में थे, कैसे हंसते हुए संसद में आ रहे हैं। जो लोग कॉमनवेल्थ गेम्स में फंसे थे, वो भी जेल से बाहर आ गए, वो भी खुश हैं। क्या हुआ आपके आंदोलन का असर? ठीक है, ये बाहर आ गए, मुस्कुरा रहे, लेकिन एक मंदिर में रहने वाला फकीर, सोना का बिस्तर और खाने का प्लेट, कुछ बैंक बैलेंस नहीं, लेकिन 6 कैबिनेट मंत्री का विकेट लिया ना अकेला। 6 कैबिनेट चले गए ना घर, करप्टेड लोग। ये काम नहीं है। और अभी कुछ लोग और भी अंदर जाएंगे अभी, वो हम लोग चुप लेकिन नहीं अन्ना बैठेंगे। जो जेल में जाते हैं वो उतनी आसानी से जेल से बाहर भी आ जाते हैं। रजत जी, थोड़ा वक्त लगता है किसी भी काम में। अब एक वातावरण पूरे देश में बन गया, तैयार हुआ है। अभी अगस्त आने दीजिए, और अगस्त में पूरे हिंदुस्तान के एक एक गांव से लोग इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए, देश की भू संपदाओं को बचाने के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, मजबूत लोकपाल बनाने के लिए, काला धन लाने के लिए, इस भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने के लिए करोड़ों लोग घरों से बाहर निकलेंगे। करीब 1 करोड़ लोग दिल्ली की ओर कूच करेंगे। सुनो लेकिन और एक सच और ये सुनो, करीब 1 करोड़ लोग दिल्ली की ओर कूच करेंगे, और हम आपके सामने आज यहां पर बोल के जा रहे हैं। और फिर देख लेना आप, या तो हम रहेंगे या तो भ्रष्टाचारी रहेंगे। उस समय
हम एक ऐसे संकल्प के साथ बैठेंगे, उस समय एक ऐसे संकल्प के साथ बैठेंगे और इस तरह से आंदोलन की धार तेज होगी कि या तो ये सरकार करेगी आगे, भगवान अच्छा ही करेगा, हम कोई किसी का बुरा सोच के नहीं कर रहे, लेकिन अब दोनों आंदोलनों का फल मिलेगा देश को। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मात्र अगस्त तक का। मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूं स्वामी जी कि 5 बार अन्ना अनशन पर बैठे पिछले 1 साल में, 3 बार आपने आंदोलन किए, अब आप हस्ताक्षर ले रहे हैं ग्राम सभाओं के, क्या होगा? यही है, लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी होती है। जनता तो इंतजार कर रही है कुछ हो, जनता हताश है, इतना सब करके भी कुछ नहीं हुआ। इसीलिए अब अच्छा होगा। जब सिर के ऊपर से पानी गुजरने लगता है ना, जब बहुत घनघोर अंधेरा छाता है ना, तभी सवेरा आता है। जब पूरा पतझड़ आ जाता है ना पेड़ के ऊपर, तभी उसमें नई कोपलें फूटती हैं। तो ऐसे ही इस घनघोर अंधेरे के बाद अब सवेरा आने वाला है, अब पतझड़ के बाद वसंत आने वाली है। बस 2 महीने की इंतजार की। लेकिन 9 9 अगस्त क्रांति दिन, 9 अगस्त अंग्रेजों भारत क्या होगा क्रांति दिवस? क्या आपको विश्वास है कि वाकई में इस देश में क्रांति हो पाएगी? वो अभी स्वामी जी बताए ना क्या होगा, वो दिखाई देगा 9 क्रांति। स्वामी जी को तो ये भी दिखाया कि इनको इनकम टैक्स का नोटिस मिला है, सर्विस टैक्स का नोटिस मिला है, इनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का नोटिस मिला है। कोई संस्था ऐसी बची नहीं है जिसने आपको नोटिस न दिया हो। जैसे आर्मी में होता है ना, उसके इधर इधर वो लगता है, क्या बोलते हैं उसको, स्टार। तो ये हमको 60 स्टार मिला है और अभी 100 स्टार मिलने वाला है। एक एक नोटिस हमारे लिए एक एक स्टार का काम कर रहा है। तो ऐसा 100 स्टार मिलेगा। हम 400 लाख रुपए वापस लाने की बात कर रहे हैं, तो हमको ये 400 लाख रुपए वापस लाने की बात कर रहे हैं, हमको 400 करोड़ रुपए के नोटिस भेजने वाले हैं। अब पहले वो हमको बता दिया है। तो ये 100 स्टार जब पूरा हो जाएगा, फिर पूरा शतक लगेगा और ये काला धन आएगा, मजबूत लोकपाल बनेगा, ये व्यवस्था बदलेगी। नहीं तो फिर ऐसे हिंदुस्तान में फिर जीने का कोई अधिकार नहीं। हम अपने आप को भी अर्पित कर देंगे। हमारे बलिदान के बाद भी क्रांति आएगी, तो भी इस देश का कुछ भलाई होगा। जनता में से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। सर, आप दोनों से सवाल है कि आज तक हमारे देश में कसाब जैसे टेररिस्ट को सजा नहीं मिली, तो आपको क्या लगता है जो करप्टेड लोग होंगे उन्हें सरकार सजा देगी? आज ये गलत रास्ते से जा रहे हैं कि इसका कारण है कि आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आप अगर जिस दिन आगे आ जाएंगे, अरे भगत सिंह को याद रखेंगे नहीं रखेंगे हम? फांसी जा रहे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तख्ता देख रहे आँख से, 2 मिनट में फांसी चढ़ने वाले हैं। फिर भी घोषणा चालू थी, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और अंग्रेजों को कह रहे थे इस जन्म के क्या, अगले जन्म की फांसी दे दो, हमारी तैयारी है। उनको याद रखेंगे नहीं रखेंगे? क्या सिर्फ अन्ना हजारे आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है, या बाबा रामदेव आगे बढ़ो, इतने से नहीं होगा। सर, मेरा क्वेश्चन आप दोनों से ये है कि अभी तक आप दोनों का आंदोलन अहिंसा के मार्ग पे चला है, पर सर सरकार की तरफ से कोई हमें हल नहीं मिला उसका। तो क्या अब लगता नहीं है कि भगत सिंह का रास्ता अपनाने का टाइम आ गया? नहीं, उस टाइम पर समय वैसा था भगत सिंह। आज हम आज़ादी में हैं और हिंसा ये बाधक होता है। अहिंसा में बहुत बड़ी शक्ति है, अहिंसा में बहुत बड़ी शक्ति है। अहिंसा से सरकार का नाक दबाने से मुंह खुल सकता है, अहिंसा से, हिंसा करने से नहीं खुलेगा। अहिंसा में बहुत बड़ी शक्ति है और वो हम करके दिखाएंगे, हिंसा नहीं करेंगे। ये तन वतन की मिट्टी से बना है, इसलिए जब कोई देश के लिए बड़ा आंदोलन हो तो कुछ दिनों के लिए उस काम में जरूर भाग लेना चाहिए। हर दिन हम आंदोलनों में भाग लेते रहे तो देश ठप पड़ जाएगा। इसलिए साल में कभी ऐसा कोई बड़ा मौका आता है तो 5-10 दिन के लिए सब कामों को छोड़ करके
आंदोलनों के लिए हम वक्त निकालेंगे तो आंदोलन सफल होंगे, देश बचेगा, हम सब बचेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आंदोलन करने में आप दोनों तो परेशानी नहीं, आप दोनों ने तो शादी की नहीं है, परिवार है नहीं। हमारा कहना ये है, हम शादी नहीं किया लेकिन हमारा परिवार छूटा नहीं। 4 दीवारों के अंदर एक छोटा सा परिवार करना था, वो छोटा ना करते बड़ा बन गया, ये सब परिवार ही हो गया हमारा। तो हमारा कहना ये है कि आप परिवार करो, हमारी नकल मत करो, आप परिवार करो, लेकिन छोटा करते हैं ना, बड़ा करो। कब होगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा दे दो समाज के लिए, देश के लिए, तो बड़ा परिवार होगा। अरे ये छोटे परिवार में सब दुख है, क्यों? सब मेरा है ना, ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, ये मेरा। लैट्रिन का डब्बा गुम हो गया तो भी सोचते बैठता कहाँ गया, क्या गया? मेरा कहता ना। अरे तू जन्म में आया खाले हाथ से, तुझे जाना खाले हाथ से, इधर मेरा क्या है? मैं आला खाले हाथ से, जाना खाले हाथ से, क्या मेरा है? बस इतना करो, आप हमारी नकल मत करो, बड़ा परिवार करने की कोशिश करो, उससे समाज बनेगा, देश बनेगा। आपकी अदालत में आज हमने सवाल पूछे स्वामी रामदेव से, अन्ना हजारे से। हमने इनसे पूछा इनके आंदोलन की भूमिका के बारे में, हमने इनसे पूछा भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा, जनता को कैसे विश्वास हो। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज डॉक्टर पुष्पेश पंत के फैसले का। अपने सामने पेश किए गए तमाम गवाह और सबूतों के आधार पर यह अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि आज जो 2 आरोपी कटघरे में खड़े किए गए हैं, वो उन पर लगाए सारे आरोप बेबुनियाद और दुर्भावना की भावना से प्रेरित हैं। जिन भ्रष्ट लोगों को इस देश में जितने भ्रष्ट लोग हैं, जितने अत्याचारी हैं, जितने जनतंत्र के वास्तव में दुश्मन हैं, जिन्हें कटघरे में खड़ा होना चाहिए, वो तो छुट्टे सांडों की तरह घूम रहे हैं। और जो आदमी या 2 जोड़ी जनतंत्र को मजबूत करने के लिए, भ्रष्ट सरकार पर अंकुश लगाने के लिए आवाज़ उठाती है, उसे मुजरिम बनाकर कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। ये आरोप सिर्फ अंशतः ज़रूर सच है कि इन दोनों महानुभावों के साथ जो टोलियां हैं चंट चतुर लोगों की, उनको अपने अति उत्साह में जो उतावले बयान देने की जल्दबाजी होती है, उसके कारण कुछ गलतफहमियां पैदा होती हैं और कभी आंदोलन को उसका नुकसान भी होता रहा है। अदालत की राय ये है कि यदि ये 2 लोग अपनी टोलियों पर थोड़ा अंकुश लगा सकें तो शायद जो जुगलबंदी आज हमको इतनी सुरीली यहाँ सुनने को मिल रही है, वो देश के हित में काफ़ी लंबे समय तक सुनने को मिलती रहेगी और आंदोलन सफल होगा। ये अदालत अन्ना साहब और बाबा रामदेव को बाइज्जत बरी करती है और ये आशा करती है कि फर्जी मामलों में फंसाकर जल्दी ही निकट भविष्य में इन्हें दोबारा कटघरे में खड़े करने की कोई उतावली नहीं करेगा। कुछ कहना चाहते हैं स्वामी जी अंत में लोगों के लिए? हर मानव महामानव बन जाए और भारत को विश्व की महाशक्ति बनाए, इसके लिए मेरे साथ खड़े होकर के एक बार 2 लाइन गाएंगे। हाँ, और गाने क्या है? जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां। गाएंगे, शुरू। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम। दोनों हाथ उठा करके बोल भारत